नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। क्या कर्नाटक एक बार फिर सियासी संकट से जूझ रहा है? सवाल इसलिए क्योंकि 2 निर्दलीय विधायकों ने अपना पाला बदल लिया है, जबकि कई और विधायकों के भी पाला बदलने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक का सियासी तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। विधायक अपने पाले बदलने लगे हैं, दावों का बाजार भी गर्म है। चलिए पहले दावों को सुनते हैं और इस फहरिस्त में सबसे पहले जेडीएस की बात। I know my strength. My government is stable. Don't worry. I am totally relaxed. I know what is my strength. Bharatiya Janata Party is luring our MLAs with the money, with the power, and all kinds of things. So definitely, they are trying their best to topple this government, which they are not going to be successful. कर्नाटक की जनता इंतजार कर रही है ये सरकार जल्दी घर चला जाए और लोग जिनके पास मैंडेट है, जनता का जनादेश है, वो सरकार में रहे। सुना आपने, कोई ताकत बता रहा है, कोई आरोप लगा रहा है, तो कोई नई सरकार की संभावना जता रहा है। अब सवाल है कि क्या कर्नाटक में तख्ता पलट की तैयारी है? सवाल इसलिए क्योंकि 2 निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। समर्थन वापसी के बाद निर्दलीय विधायक एच नागेश ने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। I've experienced it's a suffocating atmosphere, so I decided to go with BJP to install a stable government and to see that the government performs better. समर्थन वापस लेने वाले विधायकों का आरोप है कि बेहतर और स्थिर सरकार के लिए उन्होंने गठबंधन सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन गठबंधन के दलों में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हालांकि विधायकों के इस आरोप को ना तो कांग्रेस मान रही है और ना ही जेडीएस। What are all the episodes in our Kannada channels going on from last 1 week? I am enjoying it. वो देखो, लाख कोशिश बीजेपी करने दो, वहाँ की सरकार स्टेबल है और सभी लोग उसूलों पे चुन के आए हैं, आइडियोलॉजी पे चुन के आए हैं, वो कोई छोड़ने वाले नहीं है। कुमारस्वामी मीडिया को कोस रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन बीजेपी है जो दावा कर रही है कि प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जनता को इस प्रकार की क्राइसिस खत्म होगा और जो जनता की हितों की रक्षा करने वाली सरकार कर्नाटक में बनेगी। कर्नाटक में सियासी भूचाल है, जबकि कर्नाटक बीजेपी के विधायक दिल्ली एनसीआर में डेरा जमाए। इसकी वजह है टूट की आशंका और मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का वो दावा जिसमें उन्होंने बीजेपी के कई विधायकों के संपर्क में होने की बात कही थी। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कई कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। लेकिन कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए 113 के आंकड़े की जरूरत है, जिससे बीजेपी अभी दूर दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मंगलवार को केरल के कोल्लाम में बाईपास का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी ने केरल सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सबरीमला मंदिर मुद्दे पर पीएम ने एलडीएफ और यूडीएफ के साथ कांग्रेस पर भी जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। Don't underestimate the BJP कार्यकर्ता. Your taunts, your sticks, your violence cannot break the moral of the BJP कार्यकर्ता. केरल के कोल्लाम में विशाल सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। वहीं सबरीमला मुद्दे पर केरल सरकार पर वार करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी पर समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। Conduct of Kerala's LDF government on the Sabarimala issue will go down in history as one of the most shameful behaviors by any party and government. We knew that the communists do not respect Indian history, culture and spirituality. यही नहीं,
केरल में एलडीएफ और यूडीएफ पर हमला करते हुए पीएम ने दोनों गठबंधनों को जनता विरोधी करार दिया। Kerala of harmony and happiness had become hostage to the corruption and communalism of two alliances, the LDF and UDF. These alliances rotate power between them. In their love for power, they have forgotten to hear the voice of the people. विजयन सरकार के साथ साथ पीएम मोदी कांग्रेस पर भी प्रहार करने से नहीं चूके। The left and the Congress make tall claims about respect to gender justice and social justice, but their actions are exactly the opposite. The NDA government has been working towards abolishing triple talaq. Who is opposing us on this? The communists and the Congress. विकास और सामाजिक न्याय पर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने केरल में पर्यटन के महत्व को बताया। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने केरल में पर्यटन की दिशा में काफी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भले ही यूपी में कांग्रेस को गठबंधन में जगह न मिली हो, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा है कि सूबे में कांग्रेस अपने दम पर कमाल करेगी और 2009 लोकसभा चुनाव से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। रिपोर्ट देखिए। यूपी में एसपी बीएसपी गठबंधन ने कांग्रेस से दूरी बना ली तो कांग्रेस की तिलमिलाहट भी सामने आ गई, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा है कि अपने दम पर भी कांग्रेस यूपी में कमाल कर सकती है। तभी तो उन्होंने भी यूपी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली। साथ ही पार्टी के सियासी प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो गया, जिसके तहत राहुल गांधी यूपी में 13 रैली करेंगे। लखनऊ से रैली की शुरुआत होगी, आखिरी रैली वाराणसी में होगी। फरवरी के महीने में राहुल ये सारी रैलियां करेंगे। गोरखपुर, गोंडा, सहारनपुर, अलीगढ़ में राहुल की रैली होगी। सीतापुर, आगरा, मुरादाबाद, जौनपुर में भी राहुल गांधी रैली करेंगे। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर में भी राहुल गांधी की रैली आयोजित होगी। कांग्रेस को भरोसा है कि राहुल की रैली से कमाल होगा और पार्टी 2009 से भी बेहतर प्रदर्शन इस चुनाव में करेगी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ में लड़ेगी और जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। आज तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में प्रदर्शन रहा है उससे बेहतर इस बार होने जा रहा है। वहीं बीजेपी की माने तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने है। ऐसे में उनका कोई भी स्टंट यूपी की जनता को बरगला नहीं पाएगा। राहुल जी उत्तर प्रदेश में आए, उनका स्वागत है, लेकिन राहुल जी ये जरूर बताएं कि एयरसेल मैक्सिस डील में कांग्रेस ने कितनी दलाली खाई। राहुल जी उत्तर प्रदेश में ये भी बताएं कि जो वीआईपी चौपर घोटाला है उसमें कांग्रेस का कितना कमीशन है। भले ही कांग्रेस यूपी में अपने दम पर चुनाव लड़ने और बड़ी जीत हासिल करने का दावा कर रही हो, लेकिन सियासी आंकड़े फिलहाल तो उसके दावों के साथ खड़े नहीं दिख रहे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की रैलियों को लेकर किए जा रहे दावे आखिर कितने पुख्ता साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार को मिजल्स और रूबेला से बचाने के लिए मंगलवार को टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जागरूकता रथ भी रवाना किया। खसरा और रूबेला से निजात को लेकर टीकाकरण अभियान मंगलवार को पूरे राज्य में शुरू किया गया। इसके तहत 9 महीने से लेकर 15 साल के 4 करोड़ बच्चों को लाभ मिलेगा। इसको लेकर गर्दनीबाग गर्ल्स स्कूल में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री, प्रधान सचिव और राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी के साथ ही भारी संख्या में बच्चे भी मौजूद रहे। 5800 तो सिर्फ पर्यवेक्षक लगाए गए। इतने जगह से वैक्सीन लाई जाती है, तो ये अहम काम है, लेकिन हम लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। कई संक्रमण शरीर के अंदर बच्चों को होते हैं या गर्भवती महिलाओं को होते हैं रूबेला से, तो उससे बचाव के लिए ये खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान आज से शुरू किया गया है पूरे राज्य के अंदर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 5 सप्ताह तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसे लेकर यूनिसेफ के साथ
साथ ही एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने भी लोगों से इसे सफल बनाने की अपील की। 15 जनवरी 2019 से सारे सरकारी, सह सरकारी और आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाया जाएगा। आप सबसे दरख्वास्त है कि 9 महीने के बच्चों से लेकर 15 साल के बच्चों तक ये टीका जरूर लगवाएं। यह अत्यंत ही आवश्यक है। अभियान एएनएम और आशा के भरोसे है, जबकि वेतन मामले को लेकर एएनएम हड़ताल पर है। ऐसे में मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिलाते हुए हड़ताल वापस लेने की अपील की। एक मंत्री के नाते, एक प्रधान सचिव के नाते और विभाग में काम कर रहे अधिकारियों के नाते यह विषय जो आपके वेतन के संदर्भ में है कि वेतन कुछ महीनों के, कुछ वर्षों के रुके हुए हैं, यह हम लोगों के ध्यान में पिछले कई महीने पहले से था और इसके समाधान की दिशा में हम लोगों ने काम किया है। खसरा रोग का सफाया और रुबेला रोग को नियंत्रित करने के लिए टीका लगाना अति आवश्यक है। टीका पूर्ण रूप से सुरक्षित है और इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होते। ऐसे में सरकार ने पहल की है और उम्मीद है कि आमजन का सहयोग मिलेगा ताकि संक्रमण की इस बीमारी से निजात मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ज्योति के साथ रजनीश की रिपोर्ट। आस्था की नगरी में तमाम अखाड़ों के साधु संतों का जुलूस जब शाही स्नान के लिए निकला तो हर कोई बस उन्हें निहारता रहा। पहले सभी 13 अखाड़े के संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान किया। देखिए 13 अखाड़ों के संतों ने कैसी भव्यता और आस्था के साथ संगम में डुबकी लगाई। ढोल की थाप, चेहरे पर भक्ति का भाव, हर हर महादेव का उद्घोष, नाच गाना, शंखनाद, कुछ इसी अंदाज में शाही स्नान के लिए निकला था महानिर्वाणी अखाड़े के संतों का रेला। आसमान में लहराता धर्म ध्वजा, ढोल की थाप पर मस्ती में नाचते साधु संत। अटल अखाड़े के महामंडलेश्वर का शाही अंदाज ऐसा था कि हर कोई इस नजारे को कैमरे में कैद करने को मजबूर हो गया। घोड़े पर सवार होकर जब निर्मला अखाड़े के नागा साधु निकले तो हर किसी की नजर उन पर ठहर गई। ये अखाड़ा जब शाही स्नान के लिए निकला तो ढोल मंजीरों ने ऐसा समा बांधा कि श्रद्धालु भी उसमें शामिल होने से खुद को नहीं रोक पाए। जूना अखाड़ा के संत भी ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते शाही अंदाज में स्नान करने पहुंचे। कड़ाके की ठंड के बीच आह्वान अखाड़े ने पूरी आस्था के साथ स्नान किया। शाही स्नान के लिए श्री पंच अग्नि अखाड़े के संतों का रेला जब निकला तो सभी के चेहरे पर सिर्फ एक भाव था, वो था भक्ति का भाव। किन्नर साधुओं ने पालकी पर निकलकर पूरी आन बान और शान के साथ अर्धकुंभ में स्नान किया। पंच निर्मोही यानी अखाड़े के साधु संत नाचते गाते हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शाही स्नान करने पहुंचे। दिगंबर अनि अखाड़े के संत जब शाही स्नान के लिए पहुंचे तो अध्यात्म की भावना सभी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही थी। निर्वाणी अनि अखाड़े के संतों की टोली पूरी आस्था और उमंग के साथ स्नान करने पहुंची। इसके बाद नया उदासीन अखाड़े के संतों ने शाही स्नान किया। बड़ा उदासीन अखाड़े के संत शाही स्नान के लिए फूल माला से सजी बग्गियों में ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचे। निरंजनी ज्योति की अगुवाई में निरंजनी अखाड़ा शाही स्नान करने पहुंचा। और आखिर में जब आनंद अखाड़ा स्नान के लिए पहुंचा तो श्रद्धालुओं का सैलाब संतों को देखकर भाव विभोर हो उठा। इस तरह सारे तपस्वी आज इस पावन पर्व पर कुंभ के शंखनाद के साक्षी बने। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुंभ की कुछ अनोखी तस्वीरें। प्रयागराज में आज पहली किरण के साथ कुंभ की भव्य शुरुआत हो गई है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी यहाँ आस्था में सराबोर दिखे।
ये बुजुर्ग आस्था में लीन होकर भक्ति के गीत गा रहे थे। कुंभ में संतों के अंदाज ने सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। नागाओं का भी अद्भुत रूप देखने को मिला। हाथ में डमरू लेकर घोड़े पर सवार होकर नागा साधु आकर्षण का केंद्र रहे। इंसान ही नहीं, आस्था के इस महासंगम में पक्षियों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कुंभ में जंगम जोगी को जिसने भी एक बार देखा वो बस देखता ही रह गया। कुंभ में विदेशी सैलानी पर भी आस्था का रंग चढ़ा दिखा। हजारों की संख्या में विदेशी सैलानियों ने आस्था की डुबकी लगाई।